हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा। अनिषेचित अंडाणु में एक क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है, या अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोमों या गुणसूत्र 23 युग्म होते हैं। अनिषेचित अंडाणु में एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, या अनिषेचित अंडाणु में 22 क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है सी सही हो जाएगा। ठीक है, निषेचित अंडाणु में एक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि क्या है, एक लिंग क्रोमोसोम है। आप लोगों को पता होगा कि मनुष्यों में जो क्रोमोसोमों में कुल 23 युग्म क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 युग्म क्रोमोसोम जो होते हैं, इसमें से एक युग्म होता है। इनमें से क्या होता है, एक युग्म होता है, एक युग्म होता है। जो अन्य 22, यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, जो अन्य 22 युग्म क्रोमोसोम होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ऑटोसोम कहा जाता है। इनको जो 22 ये अन्य क्रोमोसोम होते हैं इनको कहा जाता है ऑटोसोम, इनको ऑटोसोम कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी का कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील है, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या हो सकते हैं। फास्फोरस और सोडियम, फास्फोरस और सल्फर, सोडियम और पोटेशियम, सल्फर और पोटेशियम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ये क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम। जो पोटेशियम और सोडियम है ये ऐसी धातुएं हैं जो तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं, और यदि इनको खुले में रखा जाए तो इनमें आग लग जाती है। खुले में रखने पर आग लग जाती है। और ये जो धातुएं हैं ये अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है, एक्स कोई संश्लेषित रेशा या फाइबर है जो उनसे मिलता जुलता है, और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है। रेयन है, एक्रिलिक है, नायलॉन है, या पॉलिस्टर है। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है आपका बी सही हो जाएगा, एक्रिलिक। ये क्या है, तो ये कृत्रिम या सिंथेटिक ऊन भी इसको कहते हैं। कृत्रिम या सिंथेटिक ऊन भी कहते हैं। आप ये कह सकते हैं जो सिंथेटिक रेशे होते हैं, सिंथेटिक रेशे होते हैं, ये गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, गर्म करने पर पिघल जाते हैं। सिंथेटिक रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। और इनको कहते क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है। ये अगर आपसे पूछा जाए ये प्राप्त किससे होते हैं, तो जो रेशे हैं ये पेट्रोलियम मूल के कच्चे पदार्थ से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम के, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम के कच्चे पदार्थ से प्राप्त होते हैं, कच्चे पदार्थ से प्राप्त होते हैं, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है, पेट्रो रसायन कहा जाता है। जिसके कारण इसको पेट्रो रसायन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। वह 2 कदम पीछे हटती है, वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी। तो देखिए दर्पण किस प्रकार का है, समान दर्पण है, तो प्रतिबिंब भी यहाँ पर क्या होगा, समान होगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब का साइज है ये क्या होगा, समान होगा, तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ता नहीं है, तो ए पॉइंट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर समान है, यहाँ पर समान है, यहाँ पर बढ़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। अब वो क्या कर रही है कि 2 कदम पीछे हट गई है। अब जब वो पीछे हट गई है तो वह दर्पण से दूर चला जाता है। यहाँ पर जो आंसर है बी सही हो जाएगा, जो प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगा, दर्पण से दूर चला जाता है या दूर चला जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। और जो समतल दर्पण है ये क्या करता है, तो समतल दर्पण हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण जो है एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, कंपन की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होता है, सभी कंपन गति दोलन होती है, बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो ध्वनि है निर्वात में गमन कर सकती है या करती है, तो नहीं, ध्वनि निर्वात में नहीं जा सकती हैं। ठीक है, ध्वनि जो है निर्वात में नहीं जा सकती है। और ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है। ठीक है, यांत्रिक तरंग है, और जिसके संचरण के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। निर्वात में माध्यम नहीं होता है, माध्यम नहीं होता है। आपसे यदि ये पूछा जाए कि ध्वनि निर्वात की गति कैसी होती है, ध्वनि की निर्वात गति कैसी होती है, तो शून्य होती है। ठीक है, 0 होती है। ध्वनि तरंग गति कहाँ कहाँ पर करती हैं? तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में गति करती हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करती हैं या गति करती हैं। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। जो गलत है और यहाँ पर सही क्या है? तो यदि कंपन की आवृत्ति उच्च होगी तो तारत्व भी उसका उच्च होगा, और जो सभी कंपन गतियां हैं दोलन करती हैं। वायु में ध्वनि, बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? नींबू का रस, वनस्पति तेल, टोटी का जल या आसुत जल, शैम्पू, सिरका या नींबू का रस, सिरका, टोटी का जल, शैम्पू, वनस्पति तेल या नींबू का रस। तो आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। यहाँ पर आंसर आप सभी का क्या सही होगा? सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। द्रव कहा है और साथ में जो विद्युत के अच्छे चालक हैं, तो नींबू का रस, सिरका, टोटी का जल, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? निस्यंदन है, निस्तारण है, अवसादन है, ऊर्ध्वपातन है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। जो चौक है, ये चौक का जो पाउडर होता है, ठीक है, चौक का जो पाउडर होता है पानी में क्या घुलनशील है या नहीं? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चौक का जो पानी है पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, अघुलनशील है। जो चौक होता है कुछ इस प्रकार से, आप सभी लोग पानी और चौक लीजिएगा। जो चौक होता है कुछ इस प्रकार से नीचे बैठ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से, और ये पानी है। ठीक है, तो पानी में जो चौक होता है ये इस प्रकार से नीचे बैठ जाता है। आप इसे आसानी से देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों को पहचानिए। यहाँ पर बताना है आंसर आपका क्या सही होगा। छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करता है। छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करता है। छाया बनाने की जो व्याख्या है, प्रतिबिंब बनाने की व्याख्या की अवधारणा से की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ए और बी सही हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। छाया का जो साइज है प्रकाश स्रोत और तंतु के बीच, प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। जो छाया की स्थिति है आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि छाया क्या है। छाया जो है एक अपारदर्शी वस्तु जिसे भेदा नहीं जा सकता। छाया क्या है? एक अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी। और छाया क्या है? किस प्रकार की छाया? कुछ शर्त है यहाँ पर जो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। प्रकाश का स्रोत होना चाहिए। छाया क्या है? प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, जो कि है यहाँ पर। वस्तु को प्रकाश के मार्ग में रखना चाहिए। मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पर और यहाँ से प्रकाश आ रहा है,
तो यहाँ पर आपको वो वस्तु रखना पड़ेगा, ठीक है। और पर्दे पर उसका प्रतिबिंब बने, कुछ इस प्रकार से पर्दे पर उसका प्रतिबिंब बने। यहाँ पर जो आपका आंसर है ए और बी सही है। आपने यहाँ पर देखा है कि जो छाया का आकार है वो प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे वस्तु जो है प्रकाश के नजदीक आएगी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ से प्रकाश निकल रहा है या गुजर रहा है, तो जैसे जैसे ये वस्तु यहाँ पर नजदीक आएगी छाया बड़ी होती चली जाएगी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु यदि प्रकाश के नजदीक या पास में आती है तो वस्तु का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। दोमट मृदा की तुलना में चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। दोमट मृदा में कहा गया है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा। देखिए, जो दोमट मिट्टी होती है बड़े और महीन कणों की लगभग समान मात्रा से बनी होती है, ठीक है। जो दोमट मिट्टी होती है इसमें बड़े कण भी होते हैं, ठीक है, बड़े कण भी होते हैं और इसमें छोटे छोटे भी कण होते हैं, इनकी समान मात्रा से बनी होती है। यहाँ पर कहा गया है कि दोमट मिट्टी में जो पानी के रिसने की दर है वो उच्च होती है, किससे, चिकनी मिट्टी से। ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बलुआ मृदा की तुलना में दोमट मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। यहाँ पर कहा गया है कि बलुआ मृदा की तुलना में दोमट मृदा में पानी की रिसने की दर उच्च कहा गया है, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। चिकनी मृदा में पानी के रिसने की जो दर है वो क्या है, बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर के बराबर। अब बराबर तो होगी नहीं, ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी सही हो जाएगा। बलुआ मृदा में पानी की जो रिसने की दर है चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्च होती है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। यदि आप सभी को कभी रिसने की दर ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, तो दर बराबर क्या है, जल की मात्रा, ठीक है, जल की मात्रा और बटे में क्या हो जाएगा, रिसाव का समय, तो यहाँ पर समय हो जाएगा। डी आंसर सही है। सूत्र भी आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ह्यूमस किस में पाया जाता है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ह्यूमस किस मिट्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विज्ञान प्रकृति की सराहना के बारे में, या विज्ञान एक व्यक्तिगत खोज है, या विज्ञान मूल्य मुक्त और निष्पक्ष है, या विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है। तो देखिए, जो विज्ञान है वो क्या है, एक प्रकार का सामाजिक प्रयास है। आपका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है विज्ञान के बारे में ही कुछ यहाँ पर आप सब लोग ध्यान रखिएगा। जो वैज्ञानिक विचार है वो किस प्रकार के होते हैं, विज्ञान के बारे में वैज्ञानिक विचार, तो ये अस्थायी होते हैं, कभी भी परिवर्तन इनमें किया जा सकता है, अस्थायी होते हैं। अब यहाँ पर अस्थायी क्यों कहा गया है, कि जब कोई उचित साक्ष्य मिल जाता है, ठीक है, जब कोई उचित साक्ष्य मिल जाता है तो विचार में परिवर्तन हो जाता है। उचित साक्ष्य मिलने पर क्या होता है, विचार में परिवर्तन या समय के साथ बदल जाते हैं, ठीक है, समय के साथ विचार बदल जाते हैं, समय के साथ विचार क्या है, बदल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।